हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लर्निंग क्लासेस में। हमने पिछले 5 क्वेश्चंस कर लिए थे जो कि पीएनएसटी 2023 के क्वेश्चन थे। ये है 6 नंबर का क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि अवरोधक पर सही कथन की पहचान करें। अवरोधक मतलब होता है इनहिबिट। इनहिबिट मतलब कि जो रोकने वाला है, जो कि रोक देता है, वो कौन है, उसके लिए अपन को सही कथन की पहचान करना है। पहला ऑप्शन दिया गया है, वृषण में नर्स कोशिका द्वारा निर्मित होता है। क्या वृषण की नर्स कोशिका किसको कहते हैं? सर्टोली कोशिका को। तो क्या इन सर्टोली कोशिका द्वारा कोई कुछ निर्मित होता है जो एलएच के स्राव को रोकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। सर्टोली कोशिका से ऐसा कोई हार्मोन रिलीज नहीं होता जो कि एलएच के स्राव को रोकता होगा, है ना। ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन है कि जो एलएच है वो एफएसएच और प्रोलैक्टिन के स्राव को रोकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो एलएच होता है वो एफएसएच को तो रोक ही नहीं सकता, दोनों ही पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, है ना। अगला है कि अंडाशय में ग्रैन्युलोस कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है और एलएच को रोकता है। तो अंडाशय की ग्रैन्युलोस कोशिकाओं द्वारा निर्मित हार्मोन कौन से हैं? एस्ट्रोजन है ना। और फिर आगे उन्हीं से प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज होता है। तो क्या ये एलएच के स्राव को रोकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एलएच के स्राव को रोकता है। और लास्ट है कि अंडाशय में ग्रैन्युलोस कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है और एफएसएच के स्राव को रोकता है। तो ये बिल्कुल सही है। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये बिल्कुल सही है ना। अब देखो ये लास्ट वाला सही कैसे हुआ। तो हमने आपको पढ़ाया भी हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये अंडाशय है, ये फैलोपियन ट्यूब, ये अंडाशय है। तो अंडाशय में पाई जाती हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा कोशिकाएं जो कि ओवम को घेरे रहती हैं। इस प्रकार से ये होती हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। ये जो ग्रैन्युलोस कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं से एस्ट्रोजन रिलीज होता है। अब ये कैसे एस्ट्रोजन रिलीज होता है? तो जब एक फीमेल में प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी के टाइम में उसकी जो प्यूटिटरी ग्लैंड है ना, उसकी जो प्यूस ग्रंथि है, जैसे ये प्यूस ग्रंथि है, ये रिलीज करती है एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब देखो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो अंडाशय की फॉलिकल्स को जाके ग्रो करवाने लगती हैं और इनमें जब ग्रो होता है तो इनके आसपास की जो सेल्स हैं उन्हीं को कह देते हैं अपन ग्रैन्युलोस कोशिकाएं। जैसे ही एफएसएच इनको जाके ग्रो कराता है तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में एस्ट्रोजन रिलीज करने लगती हैं। अब एस्ट्रोजन कैसा है कि भाई एक नियमित मात्रा तक एस्ट्रोजन रहा तो ठीक है, और नियमित मात्रा से ज्यादा एस्ट्रोजन हो गया तो वो इधर जाके एफएसएच में जाके इधर नेगेटिव इफेक्ट डालने लगता है। और ये जो नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है वही क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है, मतलब कि रोक रहा है। तो ये एफएसएच को बनने से रोकने लगता है। एफएसएच ज्यादा होगा तो एस्ट्रोजन ज्यादा होगा, मतलब ये है पॉजिटिव इफेक्ट। लेकिन जैसे ही एस्ट्रोजन ज्यादा होगा तो वो जाके एफएसएच को इनहिबिट कर देता है, इसलिए हो जाता है ये नेगेटिव इफेक्ट। तो क्या हो जाएगा अपना सही आंसर कि अंडाशय में ग्रैन्युलोस कोशिका द्वारा निर्मित क्या होता है? निर्मित एस्ट्रोजन होता है निर्मित, और एफएसएच के स्राव को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं में उपापचय स्टेरॉइड के उपयोग के दुष्प्रभाव है। कौन कौन से दुष्प्रभाव होते हैं महिलाओं में स्टेरॉइड, उपचय स्टेरॉइड के, है ना। पहला ऑप्शन है आक्रामकता, दूसरा है पेशीयकरण, अनियमित माहवारी। माहवारी का मतलब होता है कि मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो अनियमित हो जाना। यह सब दिए गए सभी विकल्प। तो यदि उपचय स्टेरॉइड जो होते हैं उनका उपयोग किया जाए, स्टेरॉइड, उपचय स्टेरॉइड का उपयोग जैसे कि बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसी स्टेरॉइड वाली गोलियों को खाना, उससे क्या होता है कि आक्रामकता आती है, पेशीयकरण होता है और जो माहवारी होती है वो अनियमित हो जाती है। तो दिए गए सभी विकल्प आ जाएगा आंसर, है ना। अब अगला क्वेश्चन है कि मासिक धर्म चक्र
मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल है ना, मासिक धर्म चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल औसत अंतराल पर दोहराया जाता है। तो कितने दिनों के औसत अंतराल पर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो दोहराया जाता है? 29 दिन में, 1 साल में, 25 दिन में, या बोलेंगे 15 दिन में। तो जो औसत अंतराल होता है वो होता है 29 दिन। 29 दिन में दोहराया जाता है। कभी ऐसा भी आ सकता है कि 28 से 29 दिन या इस प्रकार से, तो फिर वो 28 से 29 दिन होता है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर क्या? 29 दिन। अगला है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। इनमें से गलत कथन का चयन करना है। यहां से पढ़ते हैं। लास्ट है अपना कि कोलोस्ट्रम में एंटीबॉडी और पोषक तत्व होते हैं। बिल्कुल होते हैं। कोलोस्ट्रम क्या है कि प्रारंभिक, जब शिशु जन्म होता है प्रसव के बाद प्रारंभिक कुछ दिनों तक जो माँ का मिल्क होता है ना, माँ का जब दुग्ध स्रावन होता है तो उसमें कोलेस्ट्रम हो, उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम में ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडी होती है जो कि शिशु के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। तो कोलेस्ट्रम में एंटीबॉडी होते हैं बिल्कुल, और ये एक पोषक तत्व भी होते हैं और एंटीबॉडीज भी होती हैं। अगला है पक्षियों और स्तनधारियों में आंतरिक निषेचन होता है। बिल्कुल, पक्षी और स्तनधारी दोनों में कौन सा निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन होता है। अगला है कि मानव में मादा आरोपण निषेचन के लगभग, मादा आरोपण निषेचन के लगभग 7 दिन के बाद अंडे की सतह में रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? आरोपण मतलब कि इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन होता है, निषेचन इम्प्लांटेशन होता है कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। निषेचन हुआ एक अंडाणु में, जैसे ये है अंडाणु, इस अंडाणु और इस पर इनमें हो गया निषेचन। तो निषेचन के बाद ये दोनों मिलकर, इधर लिखते हैं, इन दोनों में निषेचन के बाद काय का निर्माण हो जाएगा? जायगोट का। और अब इस जायगोट में अंतररोपण कितने दिन बाद होता है? तो 7 दिन बाद होता है। तो बिल्कुल हाँ, 7 दिन बाद क्या होता है? अंतररोपण होता है या आरोपण, अंतररोपण कहें या आरोपण कहें वो एक ही है। 7 दिन बाद आरोपण होता है और उस 7वें दिन में रासायनिक परिवर्तन होता है। बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन होता है जिससे कि एक हार्मोन रिलीज होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, HCG हार्मोन का सिक्रीजन होता है इससे, है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। पहला ऑप्शन क्या है कि स्तनधारियों में पॉलीस्पर्मी को रोका जाता है? तो बिल्कुल भी नहीं। पॉलीस्पर्मी क्या होता है कि एक है ओवम, ओवम ये होता है, इसके बाहर होती है जोना पेलोसिडा और इसके बाहर होती है कोरोना रेडिएटा। अब यहाँ होता क्या है कि बड़े बहुत सारे स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म इस एग को आसपास से घेर लेते हैं। ये वाली जो अवस्था होती है, इस अवस्था को कह देते हैं पॉलीस्पर्मी। तो क्या स्तनधारी में पॉलीस्पर्मी को रोका जाता है? बिल्कुल नहीं। इसी वाली अवस्था को पॉलीस्पर्मी कहते हैं। तो पॉलीस्पर्मी को नहीं रोका जाता। तो आंसर हो जाएगा अपना ए नंबर का, क्योंकि गलत कथन चुनना था तो ए नंबर का गलत कथन है। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणुओं का अगुणित केंद्रक और एक अगुणित डिंब, डिंब का मतलब होता है क्या? एग या बोल दो ओवम। अगुणित डिंब एक साथ मिलकर बनता है। तो अगुणित शुक्राणु, अगुणित केंद्रक और अगुणित डिंब दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ब्लास्टोमीटर बनाते हैं। ब्लास्टोमीटर नहीं, अगुणित युग्मनज बनाते हैं या दूसरा ध्रुवीय पिंड बनाते हैं? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। द्विगुणित मतलब कि डिप्लॉइड 2 एंड, और युग्मनज क्या है? जायगोट। तो द्विगुणित जायगोट का निर्माण करते हैं। अगला है प्लेसेंटा का निर्माण होता है। प्लेसेंटा का निर्माण कैसे होता है ना? तो केवल मातृ भाग करता है। मातृ भाग का मतलब है कि मम्मी की सेल्स करती हैं कुछ, या केवल भ्रूण का भाग करता है। भ्रूण जो पल रहा शिशु होता है, जो आगे एम्ब्रियो है, वो आगे जो शिशु बनेगा वो करता है, या मातृ और भ्रूण अंश दोनों करते हैं?
या दिए गए में से कोई विकल्प नहीं। तो जो मात्र और भ्रूण अंश होता है ये दोनों ही मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं, है ना। इसमें माता की कुछ आरबीसी होती हैं और बच्चे के भी कुछ अंश होता है, ये दोनों ही मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्लेसेंटा का। बता दें कि जो प्लेसेंटा होता है वो कोरियोनिक विलाय से बनता है। पहले क्या होता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होती हैं वो कोरियोनिक विलाय की संरचना बनाती हैं और जो कोरियोनिक विलाय होता है वही आगे चल के प्लेसेंटा में चेंज हो जाता है। 12वां क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में निषेचन व्यवहारिक रूप से तभी संभव है जब, ऑप्शन है डिम्ब, डिम्ब का मतलब होता है ओवम, है ना, और शुक्राणु को एक साथ गर्भाशय ग्रीवा के एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन में ले जाया जाए। ग्रीवा क्या है वो समझो। यदि अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल का गर्भाशय देखेंगे, है ना, ये है गर्भाशय, ये है फैलोपियन ट्यूब, ये है अंडाशय, ठीक, और ये है ग्रीवा, ये होती है ग्रीवा। तो क्या बोल रहा है कि ग्रीवा एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन, ग्रीवा में कोई एम्प्यूलरी इस्थमस जंक्शन है क्या, बिल्कुल भी नहीं, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। दूसरा है फैलोपियन ट्यूब में डिम्ब के निकलने के ठीक बाद, डिम्ब के निकलने का मतलब है कि ओवुलेशन होने, ओवम के आने, है ना, ओवुलेशन होने के ठीक बाद शुक्राणु को योनि में ले जाया जाए। तो भाई पता थोड़ी ना चल जाएगा कि हाँ अब ओवम निकल चुका है तो यहाँ से शुक्राणु को अंदर ले जाया जाए, बिल्कुल भी नहीं, है ना, ये भी गलत। सेकंड है गर्भाशय में डिम्ब निकलने के 48 घंटे के भीतर शुक्राणु को गर्भाशय ग्रीवा में ले जाया जाए। जो डिम्ब है ना, डिम्ब ओवम, उसका जो टाइम होता है, जितने टाइम तक वो रह सकता है ना, जब तक वो जीवित रह सकता है, ये कह सकते हो, वो होता है 24 घंटे। मतलब कि ओवुलेशन के 24 घंटे तक ही अपना जो ओवम होता है वो फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में होता है। उसके बाद ये कैसा हो जाता है, इसका धीरे धीरे क्या होने लगता है, हाश होने लगता है इस ओवम का। तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई, जब 24 घंटे पहले हासी हो जाएगा तब तुमको ले जाओगे तो कहां से फिर निषेचन होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। क्या है, डिम्ब और शुक्राणु को एक साथ फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन, एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन क्या है, तो ये होता है एम्प्यूला, एम्पुला, और ये वाला भाग कहलाता है इस्थमस। ये फैलोपियन ट्यूब के भाग है और इन्हीं भाग में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर क्या आया, अंडाणु और शुक्राणु को भेज दिया जाए तो यहाँ हो जाता है निषेचन। तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास का सही क्रम है, मतलब कि जब यहाँ पर निषेचन हो गया शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से, तो निषेचन के बाद जो भ्रूण बनेगा कहाँ जाके बनेगा, यहाँ जाके, ये हो गई एंडोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम के अंदर जाके रोपित होता है। तो भ्रूण बनने का, भ्रूण के विकास का सही क्रम क्या है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो निषेचन होता ही है भाई, सबसे पहले निषेचन ही होगा, मतलब कि इन तीन में से कोई एक आ सकता है ना। फिर निषेचन के बाद किसका निर्माण होगा, जैसे ही निषेचन होता है तो फिर युग्मनज बन जाता है, ये भी ठीक है। युग्मनज बनने के बाद, जैसे कि ये था अंडाणु और ये था शुक्राणु, इन दोनों में निषेचन हुआ, ये बन गया युग्मनज, जायगोट बन गया। अब जो जायगोट होता है उसमें होता है क्लीवेज। क्या होता है, क्लीवेज। क्लीवेज क्या है, तो जैसे समसूत्री विभाजन होता है सेम वही प्रक्रिया होगी, लेकिन क्लीवेज में क्या होगा, यहां बताते हैं ना, कि जैसे यहाँ पर एक सेल थी तो इस एक सेल से फिर ये दो सेल बन जाएंगे ऐसे, लेकिन इनके केंद्रक में विभाजन हुआ है कि भाई यहाँ था एक केंद्रक, अब हो गए दो केंद्रक,
लेकिन इसके अंदर जितना साइटोप्लाज्म था उतना ही साइटोप्लाज्म इन दोनों को मिला के होगा। मतलब कि इसके अंदर का जो कोशिका द्रव है उसमें विभाजन नहीं हुआ है, लेकिन कोशिकाओं की संख्या बढ़ गई है, तो इसको बोल देते हैं क्लीवेज या विदलन। तो इस जायगोट में क्या होने लगता है, क्लीवेज होने लगता है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा कि क्लीवेज, है ना, क्लीवेज होता है। उसके बाद ना तो निषेचन क्या था, ये मोरूला आएगा ना ब्लास्टुला आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्या आएगा, क्लीवेज। ये बिल्कुल सही है। आगे का देखते हैं कि उसके बाद मोरूला अवस्था आती है, फिर आती है ब्लास्टुला अवस्था और फिर आती है गैस्टुला अवस्था, है ना। बाकी के सारे जो है वो रॉन्ग है। तो इसको याद कर लेना कि सबसे पहले निषेचन होता है, निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है, फिर युग्मनज में होता है क्लीवेज, क्लीवेज को ही दरार कहते हैं। फिर मोरूला प्रवस्था आती है, मोरूला के बाद ब्लास्टुला प्रवस्था आती है और ब्लास्टुला के बाद गैस्टुला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब गर्भावस्था अंडाशय में होती है तो इसे कहते हैं, गर्भावस्था तो गर्भाशय में होती है, लेकिन यदि अंडाशय में हो जाए तो इसे क्या कहते हैं ना। पहला है कि सामान्य गर्भावस्था कहोगे। सामान्य गर्भावस्था क्या होती है, जिसमें कि गर्भाशय में नॉर्मली गर्भावस्था होगी, गर्भाशय में ही गर्भावस्था हुई है, उसे कह देते हैं सामान्य गर्भावस्था। अतिरिक्त पेट गर्भावस्था किसे कहते हैं, कि एक भ्रूण ऑलरेडी गर्भाशय में पल रहा है और फिर से अंडाणु निषेचित हो जाए, है ना, तो अतिरिक्त हो जाए तो उसको कहते हैं अतिरिक्त गर्भावस्था। अपस्थानिक गर्भावस्था क्या होती है, अपस्थानिक का मतलब ये है कि जहां जिस स्थान में गर्भावस्था होना चाहिए उस स्थान में ना होकर अदर किसी स्थान में गर्भावस्था हो गई है तो उसे कह देते हैं गर्भावस्था। और अदर जगह ही है अंडाशय, क्योंकि होना चाहिए कहाँ पर, गर्भाशय, मतलब कि यूट्रस में, तो आ जाएगा अपस्थानिक गर्भावस्था। और लास्ट था अंतर्गर्भाशय गर्भावस्था, बिल्कुल में ये तो गर्भाशय में होने वाली गर्भावस्था है। अगला है स्तनधारी भ्रूण की अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियां प्राप्त होती हैं। देखो स्तनधारी की बात कर रहा है, स्तनधारियों में भ्रूण की अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियां प्राप्त होती हैं। तो देखो अपन देखते हैं कि यदि एक ये है ना, इस वाली प्रवस्था को कहते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट, है ना। इसमें क्या होता है कि कुछ सेल्स जो होती हैं, जो सेल्स विभाजन कर रही थी जायगोट की, वो कुछ सेल्स ऐसे बाहर बाहर इकट्ठा हो जाती हैं और कुछ सेल्स ऐसे अंदर की तरफ इकट्ठा हो जाती हैं, है ना, ऐसे। तो अंदर वाली जो सेल्स होती हैं वो आगे चल के एम्ब्रियो का निर्माण करती हैं, तो वो है भ्रूण झिल्ली, है ना, मतलब कि वो है भ्रूण की जो स्तनधारी की जो झिल्ली है वो है, इनको कह देते हैं इनर सेल मास, है ना। और बाहर जो झिल्लियां होती है इनको कह देते हैं ट्रोफोब्लास्ट। तो जो इनर सेल मास है वो ही आगे जाके एम्ब्रियो का निर्माण करता है, इसलिए इनको एम्ब्रियोब्लास्ट भी कहते हैं, इन्हीं सेल्स को जो एम्ब्रियो का निर्माण करती है। और बाहर वाली जो सेल्स होती हैं उनको कह देते हैं ट्रोफोब्लास्ट, जो कि आगे चल के प्लेसेंटा का निर्माण करता है। ये जो ट्रोफोब्लास्ट होता है ना, वही क्या करता है कि अपनी संरचना में कुछ परिवर्तन कर लेगा, कुछ ऐसे ऐसे, है ना। और इनको बोल देते हैं कोरियोनिक विलाय, और ये जो कोरियोनिक विलाय होती है वही आगे चल के प्लेसेंटा का निर्माण करती हैं। तो जो एम्ब्रियोब्लास्ट है, मतलब कि एम्ब्रियो का निर्माण करने वाली जो कोशिका है, उनके अतिरिक्त भी कुछ कोशिकाएं होती हैं, और वो कोशिकाएं किससे प्राप्त होती हैं, तो ट्रोफोब्लास्ट से प्राप्त होती हैं, वो भ्रूण झिल्ली, ये है ट्रोफोब्लास्ट, है ना। तो इसमें दिया है कि प्रारंभिक कोशिकाएं होती हैं, कूप कोशिकाएं होती हैं, आंतरिक कोशिका द्रव्यमान होता है। आंतरिक कोशिका द्रव्यमान क्या है, वही जो हमने अभी बताया आपको, इनर सेल मास। ये तो नहीं होता क्योंकि ये इनर सेल मास ही क्या है, जो आगे चल के भ्रूण बनाने वाला है, और ट्रोफोब्लास्ट होता है, तो बिल्कुल ट्रोफोब्लास्ट होती है। अगला है मोनोजाइगोटिक जुड़वा प्राप्त होते हैं जब। पहले अपन समझ लेते हैं कि मोनोजाइगोटिक जुड़वा ये होते क्या है ना। तो जुड़वा जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनोजाइगोटिक और दूसरा होता है डाइजाइगोटिक।
ठीक, देखो ये है एक फीमेल का गर्भाशय, ये है उसकी फैलोपियन ट्यूब, ये है उसका क्या, अंडाशय। क्लियर दिख रहा है यहाँ तक? और ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगी ग्रीवा, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं अपन कि मोनोजाइगोटिक क्या होता है। मोनोजाइगोटिक में क्या होगा कि यहाँ से ओवुलेशन हुआ, एक ही ओवम बाहर निकला। अब ये ओवम जो है वो एम्प्यूला में पहुंच गया, मतलब फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला में पहुंच गया। एम्प्यूला में पहुंचने के बाद यहाँ पर से स्पर्म आए, स्पर्म से ये इसमें निषेचन हो गया। निषेचन के बाद स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ किसका निर्माण हो जाएगा, जायगोट का। तो अब यहाँ जायगोट बन गया। जायगोट बनने के बाद देखो होगा क्या, इस जायगोट को बता रहे हैं हम ना, ये है जायगोट। जायगोट में एक ही सेल है अभी। अब इस एक सेल से आगे 2 सेल बनेंगी और फिर 2 सेल से कितनी सेल बन जाएंगी, 4 सेल बन जाएंगी। तो ये 4 सेल बनने के बाद फिर जब इसमें 4 के बाद कितनी सेल बनना चाहिए, 8 सेल बनना चाहिए। इनमें क्या हो रहा है, विदलन। विदलन को हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं ना। तो 4 सेल के बाद कितनी सेल बनना चाहिए, 8 सेल वाला बनना चाहिए। लेकिन 8 सेल बनते हुए यहाँ पर होता क्या है कि ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है कि 4 सेल इस वाले भाग में आ जाएंगे और 4 सेल इस वाले भाग में, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 प्रकार के जायगोट बन जाएंगे। अब देखो एक ही प्रकार के, एक ही स्पर्म ने, एक ओवम को निषेचित किया, है ना। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बिल्कुल सेम होगा। तो एक इस वाले में और एक इस वाले में अंतर रोपित हो जाएंगी एंडोमेट्रियम के अंदर आके। इसमें क्या होता है कि जैसे जो जुड़वा होते हैं ना, हूबहू एक दूसरे की फोटोकॉपी दिखने वाले, जैसे सीता गीता नाम रख देते हैं, श्रद्धा सुमन नाम रख देते हैं, राम श्याम नाम रख देते हैं, है ना। तो ये होते हैं मोनोजाइगोटिक, जो कि एक दूसरे की डुप्लीकेट कॉपी लगती है ना, वो होते हैं मोनोजाइगोटिक। इनका जेनेटिक मटेरियल एक समान होता है। डाइजाइगोटिक की बात करते हैं, है ना। डाइजाइगोटिक में क्या होता है कि नॉर्मली अपना जो है वो ओवुलेशन हो रहा है ना। अंडाशय से जब ओवुलेशन हो रहा है तो देखो होता क्या है कि 2 अंडाशय हैं, 2 ओवरी हैं। तो पहले महीने जैसे इससे ओवुलेशन हुआ तो नेक्स्ट इससे होगा, फिर इससे होगा, मतलब कि बारी बारी से ओवुलेशन होता है कि इस वाले मंथ में इससे ओवुलेशन हुआ, अगले वाले मंथ में इससे ओवुलेशन होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाए कि इस वाली ओवरी में भी ओवुलेशन हो गया और इस वाली ओवरी में भी ओवुलेशन हो गया। इसके ओवुलेशन से ये ओवम इस वाले एम्प्यूला में चल गया, ये वाला ओवम इस वाले एम्प्यूला में चल गया। और फिर क्या होगा, कॉपुलेशन से यहाँ पर स्पर्म आएंगे, एक स्पर्म ने इसको निषेचित कर दिया, एक स्पर्म ने इसको निषेचित कर दिया। तो होगा क्या यहाँ पर कि यहाँ पर से अलग एक ओवम बन गया, यहाँ पर से अलग एक ओवम बन गया, ये अलग अंतर रोपित हो जाएगा, ये अलग अंतर रोपित हो जाएगा। अब देखो यदि ये मेल वाला स्पर्म रहा होगा कि जिसमें कि बाय गुणसूत्र है तो ये लड़का होगा, और यदि एक्स वाला गुणसूत्र होगा तो ये लड़की होगी। तो दोनों के जेनेटिक मटेरियल अलग अलग है, तो ये लड़का लड़का भी हो सकते हैं, लड़की लड़की भी हो सकती है ना। मतलब ये हूबहू एक दूसरे की कॉपी नहीं दिखती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जुड़वा होते हैं लेकिन हूबहू कॉपी नहीं बनाते हैं ना। इनका निषेचन कैसे होता है, अलग अलग निषेचन होता है, अलग अलग निषेचन होता है, हूबहू कॉपी नहीं दिखती। मतलब कि इनमें एक लड़का और एक लड़की भी हो सकती है, लेकिन इसमें ऐसा होगा कि दोनों ही बॉय हैं, दोनों ही लड़का या तो फिर दोनों ही क्या होंगी, लड़की होंगी, क्योंकि ये एक ही प्रकार के स्पर्म और एक ही प्रकार के ओवम से निषेचित हुए थे। तो देखो अब क्वेश्चन क्या है कि मोनोजाइगोटिक जुड़वा प्राप्त होते हैं, कोई दरार नहीं, युग्मनज का अधूरा विदर। युग्मनज का अधूरा विदर, अधूरा तो होता नहीं है ना। जायगोट का पहला विदर, ये है जायगोट, है ना। जायगोट का पहला विदर 2 भागों में अलग हो जाता है, तो बिल्कुल ये 2 भागों में अलग हो गया है, तो ये वाला
सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या था कि दो अंडाणु एक साथ निषेचित होते हैं। नहीं भाई, जब दो अंडाणु एक साथ निषेचित होते हैं तो ये होता है जाइगोटिक, डाइजाइगोटिक, है ना। तो यहाँ पर ये हमारे हो गए हैं टोटल 16 क्वेश्चंस, है ना। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे हम और भी वीडियो लेके आने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।